कब कहा जाएगा इस चीज़ पे ध्यान देते हैं। सपोज कर लो कि पहला वेक्टर है वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यदि दोनों एक समान होंगे तभी हम कह सकते हैं कि दोनों वेक्टर इक्वल होंगे। जैसे सपोज कर लो कि वेक्टर ए की वैल्यू दी हुई है, वेक्टर ए मान लेते हैं हम फोर्स है, और यहाँ पे फोर्स की वैल्यू दी हुई है 10 न्यूटन, और 10 न्यूटन किधर दे दे, एलोंग ईस्ट डायरेक्शन, 10 न्यूटन एलोंग ईस्ट। और जो दूसरा वेक्टर बी है, वेक्टर बी की वैल्यू दी हुई है 10 न्यूटन एलोंग ईस्ट, तो कह सकते हैं कि दोनों वेक्टर एक बराबर होंगे। ठीक है, तो दो वेक्टर इक्वल वेक्टर कब कहे जाएंगे, जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक समान होगा, तभी हम कह सकते हैं कि दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर होंगे। अब कहोगे सर अगर मान लो एक हमारा फोर्स दिया हुआ है और दूसरा यदि एक्सेलरेशन दिया हो, तो अगर दोनों का वैल्यू एक समान, जैसे मान लो 10 न्यूटन यहाँ फोर्स दिया है और दूसरा जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दिया हो, तो क्या दोनों वेक्टर एक समान होंगे? तो नहीं, क्योंकि वहाँ पे दोनों क्वांटिटी ही चेंज हो गए। देखो ये फोर्स है और ये क्या है, एक्सेलरेशन, तो जब दोनों क्वांटिटी चेंज हो गए तो दोनों वेक्टर इक्वल नहीं हो सकते। यानी कि जब भी हम दो इक्वल वेक्टर की बात करते हैं तो क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि दोनों का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। सो वी कैन से दैट दोज वेक्टर विल बी इक्वल वेक्टर। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा नेगेटिव वेक्टर क्या होता है। नेगेटिव वेक्टर, देखो नेगेटिव वेक्टर का मतलब ये हुआ कि यदि दो वेक्टर गिवन हो, मानते हैं वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक बराबर है लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो, यानी कि वेक्टर ए यदि इधर है तो वेक्टर बी इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इन दैट केस वी कैन से कि दोनों वेक्टर नेगेटिव वेक्टर होंगे। यानी कि ऐसा कह सकते हो कि वेक्टर ए का नेगेटिव क्या होगा, वेक्टर बी होगा। ऐसे लिख सकते हो वेक्टर ए विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव साइन ऑफ वेक्टर बी। ऐसा कब होगा, जब दोनों का मैग्नीट्यूड एक बराबर हो और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो, उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि दोनों वेक्टर नेगेटिव वेक्टर कहलाएंगे। ओके, तीसरा देखते हैं। तीसरा होता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर, जनरली अगर हम मॉडुलस की बात करें, मॉडुलस का मतलब यह हुआ कि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करें, ओनली मैग्नीट्यूड की, तो उस वेक्टर को हम कहेंगे मॉडुलस ऑफ वेक्टर। अब जैसे सपोज कर लो कि यहाँ पर वेक्टर ए गिवन है और वेक्टर ए का वैल्यू दिया हुआ है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो यक्स एक्सिस होता है, यक्स एक्सिस को हम आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस को जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं और जेड एक्सिस को के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने ऑलरेडी इस चीज़ को सीखा होगा, अगर नहीं जानते थे तो फिर से समझ लो कि जो भी यक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कोऑर्डिनेट होते हैं, जैसे हम सपोज करते हैं कि यहाँ पर हमने कोई एक एक्सिस बना दिया, सपोज करो कि हमने यहाँ पे एक एक्सिस बना दिया कि हमने देखा ये यक्स एक्सिस हो गया, ये दूसरा वाई एक्सिस हो गया, दिस इज जेड एक्सिस। इस कंडीशन में अगर हम कोई कोऑर्डिनेट सपोज करेंगे तो इस कोऑर्डिनेट में कह सकते हो, मान लेते हैं कि ए यक्स के अलॉन्ग है तो इसको ए एक्स मान लिया, प्लस बी वाई मान लिया, प्लस सी जेड मान लिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे यक्स को हमें यहाँ पे कामा लगाना चाहिए था, हमें इधर कॉमा लगा लो। ये मान लेते हैं कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखा है ए एक्स बी वाई सी जेड। इसका मतलब क्या है, यक्स को हमने यहाँ पे आई कैप से रिप्रेजेंट कर दिया है, वाई को जे कैप से रिप्रेजेंट किया है और जेड को के कैप से रिप्रेजेंट किया है, और यही इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, जो कि यक्स को आई कैप से, वाई को जे कैप से और जेड को के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर इसका मॉडुलस निकालना है, फाइंड द, क्वेश्चन दे दिया है कि वेक्टर ए इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप एंड फाइंड द मॉडुलस ऑफ द गिवन वेक्टर। इसका मॉडुलस देखो कैसे निकालोगे। मॉडुलस का मतलब ये हुआ कि हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, और जब भी इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा, देखो मॉडुलस को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए, इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब भी मॉडुलस निकालना होगा तो जो कोफिशिएंट ऑफ यक्स होगा, यानी कि आई का जो कोफिशिएंट होगा, ए है तो ए का स्क्वायर प्लस बी यानी कि बी का स्क्वायर, बी जो है वाई का कोफिशिएंट है, और सी किसका कोफिशिएंट है, जेड का, यहाँ पे लिख सकते हो सी का स्क्वायर। यानी कि ये मिल गया हमें मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मिल गया। ओके, ऐसा ही हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल वैल्यू रख करके देखते हैं। मान लो एक क्वेश्चन गिवन है, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप, और कहा है फाइंड द मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ
वेक्टर ए, ठीक है। अच्छा देखो इसका मॉडुलस कैसे फाइंड करेंगे आप, तो सिंपली बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है इसका, लिख सकते हो मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू रूट ओवर, पहले हम आई कैप का जो कोफिशिएंट है कितना 5 है, यानी 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 5 5 25 हो गया, 2 2 जा 4, यहाँ पे हम जानते हैं माइनस है तो इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो गया प्लस हो गया, प्लस 6 6 जा 36, यानी कि हमें मिल जाएगा टोटल वैल्यू 36 और 4 40 हो गया, 40 और 20 60 एंड 65 कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे मिल गया रूट ओवर 65। दिस विल बी द मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। तो लगभग आप समझ गए होंगे कि हम कैसे किसी वेक्टर का मॉडुलस फाइंड करते हैं या मॉडुलस क्या होता है। जब भी मॉडुलस की बात की जाएगी तो वहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, वहाँ पे डायरेक्शन नहीं होता। हम जानते हैं कि किसी वेक्टर क्वांटिटी में एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि डायरेक्शन के लिए हम कैसे लिखते हैं। तो उसके लिए हम यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है उसको अभी समझाते हैं हम आपको, तब तक आप इसे नोट करें, फिर मैं इसे रब करता हूँ, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। तो आइए देखते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो हमारा चौथा पॉइंट हम इधर लिखते हैं यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसके नेम से ही क्लियर है कि द वेक्टर विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, द वेक्टर विच हैव यूनिट, यूनिट का मतलब क्या हो गया 1, यानी एक ऐसा वेक्टर जिसमें 1 मैग्नीट्यूड दिया हो उस वेक्टर को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। जैसे सपोज कर लो कि यहाँ पर, अच्छा अभी छोड़ो इस चीज़ को, एक न्यूमेरिकल छोटा सा भी हम कराने वाले हैं, तब तक मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि यूनिट वेक्टर को हम लोग यूनिट ऐसे कह सकते हैं ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। आपके जानकारी के लिए एक बार फिर से बताते हैं, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होता है उसमें एक मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा होगा डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड को हम मॉडुलस ऑफ ए से रिप्रेजेंट किए हैं और डायरेक्शन को ए कैप से रिप्रेजेंट किया गया है। तो कह सकते हैं कि अगर ए कैप का डायरेक्शन फाइंड करना हो या ए कैप की वैल्यू फाइंड करनी हो तो सिंपली वेक्टर ए को मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा यूनिट वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। तो सिंपली मान लो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है वेक्टर ए इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये हमारा एक वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। या तो इसको चलो यक्स के फॉर्म लिख दे रहे हैं, यक्स के फॉर्म लिखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 5x प्लस 2y प्लस 6z, ठीक है। और कहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। अगर मान लो आपको यूनिट वेक्टर ऑफ ए फाइंड करना है, देखो जनरली जो हमारा बुक होगा, बुक में आपके क्वेश्चन ऐसे गिवन होगा, यहाँ पे x के बजाय यहाँ पे आई कैप लिखा होगा, इधर लिखा होगा जे कैप और इधर लिखा होगा के कैप, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, यक्स को हम लोग आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई को जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं और जेड को के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कह सकते हैं हियर हम जानते हैं वेक्टर ए इक्वल टू होगा एक तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए और दूसरा इसका डायरेक्शन भी होगा, यानी कि ए कैप होगा। हमें ए कैप की वैल्यू निकालनी है तो ए कैप इक्वल टू मिल जाएगा वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। जरा देख लो वेक्टर ए का वैल्यू कितना है, वेक्टर ए को दिया हुआ है 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए यानी कि इसका मॉड निकाल लीजिए तो रूट ओवर 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप होल डिवाइडेड बाई 5 5 जो 25 प्लस 4 प्लस 36, यानी कि जब आप इस पूरे वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा आपको 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6 सॉरी माइनस यहाँ पे माइनस 6k कैप होल डिवाइडेड बाई रूट ओवर, सभी को ऐड कर लो तो यहाँ पे हो गया 40 एंड 20 60 एंड 5 65 हो गया, ठीक है। ये हमें मिल गया यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। तो लगभग आप समझ गए होंगे कि कैसे हम किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर मान लो वेक्टर ए दिया है तो इसका मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं हमने अभी जस्ट बताया है, और यूनिट वेक्टर को कैसे निकालते हैं यह भी आप इस क्वेश्चन के माध्यम से समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा नल वेक्टर। नल वेक्टर देखो क्या होता है, नल वेक्टर का मतलब क्या है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका
मैग्नीट्यूड जीरो हो, ठीक है ना, अ वेक्टर विच हैव जीरो मैग्नीट्यूड, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, जीरो हो, उस वेक्टर को हम कहते हैं नल वेक्टर, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि सर जब मैग्नीट्यूड ही जीरो है तो हम उसको ना तो स्केलर कह सकते हैं ना वेक्टर कह सकते हैं, ठीक है, या सिंपली कह दो कि सर उसको तो हम स्केलर कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि क्योंकि जब जीरो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है ही नहीं तो उसे पढ़ने की क्या ज़रूरत। तो हम आपको बता दें कि कभी भी मान लो दो वेक्टर क्वांटिटी को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे सपोज करो कि यहाँ पे मास m है, इस पर हमने इस डायरेक्शन से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और दूसरे डायरेक्शन से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। हम आपसे पूछते हैं कि यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर 10 - 10 यानी कि 0 न्यूटन होगा। तो ये 0 न्यूटन आखिर क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है, तो आप कहोगे कि सर ये वेक्टर है। तो यदि 0 न्यूटन वेक्टर है तो इसको रिप्रेजेंट तो करना होगा ना, तो इसलिए इसको नल वेक्टर के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि देखा आपने कि अगर सपोज कर लो कि दो वेक्टर गिवन हो, दोनों वेक्टर अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, यानी कि दो नेगेटिव वेक्टर हैं, नेगेटिव वेक्टर दोनों नहीं है, मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरा अगर नेगेटिव वेक्टर है, दोनों को ऐड करने पर यदि 0 मैग्नीट्यूड आ रहा है तो हम इसको कह सकते हैं कि नल वेक्टर होगा, और इस नल वेक्टर की वैल्यू या इसकी मैग्नीट्यूड 0 न्यूटन होगी, ठीक है। एक चीज़ और है, अगर मान लो किसी वेक्टर को हम लेमडा से मल्टीप्लाई करते हैं और यदि मान लो लेमडा की वैल्यू 0 हो, लेमडा की वैल्यू कितनी हो, 0, तो इस कंडीशन में कह सकते हैं कि यहाँ पर भी क्या आएगा, नल वेक्टर आएगा। और इस नल वेक्टर की यदि बात करो तो यहाँ पर भी डायरेक्शन होगा, क्योंकि अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, इसलिए हम इसको एक अलग नाम दे दिए हैं, इसको ने बोला नल वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं को इनिशियल वेक्टर। देखो क्या होता है को इनिशियल वेक्टर। ऐसे वेक्टर्स जिनके इनिशियल पॉइंट सेम हो, जैसे सपोज कर लो कि मैं यहाँ पे कुछ वेक्टर बना रहा हूँ, यहाँ पे हमने मान लो 3 वेक्टर हमने ऐसे बना दिया, ए हो गया वेक्टर ए, दूसरा हो गया वेक्टर बी और तीसरा हो गया वेक्टर सी। इन तीनों वेक्टर के इनिशियल पॉइंट सेम हैं तो हम इन्हें कहेंगे को इनिशियल वेक्टर, ठीक है ना। तो दोज वेक्टर्स विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट, देखिए सभी का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट बताते हैं आपको को टर्मिनस वेक्टर। देखो क्या होता है को टर्मिनस वेक्टर। अगर हम को टर्मिनस वेक्टर की बात करें तो ऐसे वेक्टर जिन सभी वेक्टर के यदि टर्मिनल पॉइंट सेम होंगे, ठीक है, देख लो जैसे हमने देखा ये वेक्टर ए हो गया, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी। अगर सारे के सारे वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट सेम है तो इन वेक्टर्स को हम बोलते हैं को टर्मिनस वेक्टर, ठीक है। तो लगभग आप समझ गए होंगे कि को टर्मिनस वेक्टर क्या होता है। और वैसे ही अगर हम को प्लेनर वेक्टर की बात करते हैं, को प्लेनर वेक्टर मीन्स यह हुआ कि एक प्लेन पर, एक सिंगल प्लेन पर लाई करने वाले चाहे जितने भी वेक्टर होंगे वो सारे के सारे वेक्टर को प्लेनर वेक्टर कहलाते हैं, ठीक है। दोज वेक्टर्स विच लाई ऑन द सेम प्लेन आर कॉल्ड को प्लेनर वेक्टर, ठीक है। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि दो वेक्टर हमेशा ही को प्लेनर होते हैं। कहो कि सर कैसे, सपोज कर लो कि ये दो वेक्टर ऐसे दिए हुए हैं, कहो कि सर आपने कहा कि दो वेक्टर हमेशा को प्लेनर होते हैं, तो चलो ठीक है, हमने अगर ऐसा रखा तो को प्लेनर है, अगर ऐसे रखा तो भाई यहाँ पर प्लेन ड्रॉ कर दो ना। हम जानते हैं कि यक्स वाई प्लेन हो सकता है, वाई जेड प्लेन हो सकता है, या यक्स जेड प्लेन हो सकता है, तो तीनों ही प्लेन हो सकता है। तो हम सिंपली कह सकते हैं क्या कि यहाँ पर जो को प्लेनर वेक्टर होंगे, दो वेक्टर्स हमेशा को प्लेनर होते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दो वेक्टर ऑलवेज को प्लेनर होते हैं, लेकिन यदि दो से अधिक वेक्टर हैं तो को प्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। रहने दो वैसे ही रहने दो, ठीक है। हाँ बेटा, यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि जो को प्लेनर वेक्टर होंगे, दो से अधिक अगर वेक्टर हैं तो वो को प्लेनर हो भी सकते हैं और को प्लेनर नहीं भी हो सकते हैं। अब कहोगे कि सर कैसे, इसका क्या प्रूफ है, तो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे सपोज कर लो कि हमने क्या किया, यहाँ पे 3 वेक्टर ले लिया, तीनों वेक्टर को हमने कुछ ऐसे अरेंज किया, तो ये तो को प्लेनर हो गए, दिखाई देंगे आपको कि हाँ तीनों जो है एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं, या ऐसे हैं तो भी एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं, तो को प्लेनर हो गए। 3 वेक्टर हैं तो को प्लेनर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो होने का कंडीशन तो आपने देख लिया। कब ऐसा कंडीशन आएगा कि दो वेक्टर को प्लेनर नहीं होंगे, जैसे सपोज कर लो कुछ ऐसे हैं, जैसे एक सपोज कर लिया हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, दूसरा वेक्टर वाई एक्सिस के लॉन्ग है और तीसरा वेक्टर जेड एक्सिस के लॉन्ग है। मतलब एक वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर इधर है और तीसरा वेक्टर कह सकते हो इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि जब अगर 3 वेक्टर तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं,
यानी कि इस टाइप से कर सकते हो। तो अगर ये दोनों कोप्लेनर होंगे तो तीसरा कोप्लेनर नहीं होगा, अगर इन दोनों को कोप्लेनर कहोगे तो इधर वाला कोप्लेनर नहीं होगा, अगर इसको कोप्लेनर बना रहे हो तो ये वाला कोप्लेनर नहीं होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि अगर दो वेक्टर हैं तो हमेशा कोप्लेनर होंगे, लेकिन यदि दो से अधिक वेक्टर हैं तो वो कोप्लेनर हो भी सकते हैं और कोप्लेनर नहीं भी हो सकते हैं। तो ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन पर लाई करें उन वेक्टर को हम बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, और एक होता है हमारा आर्थोगोनल वेक्टर। आर्थोगोनल वेक्टर देखिए क्या है, आर्थोगोनल वेक्टर। आर्थोगोनल वेक्टर में हम क्या करते हैं, तीनों एक्सिस के अलॉन्ग हम वेक्टर को दर्शाते हैं। अगर सपोज कर लो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक कोई वेक्टर गिवन हो जिसको हम लोग आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग कोई वेक्टर गिवन हो इसको हम लोग जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग यदि कोई वेक्टर गिवन हो जिसको के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक वेक्टर रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पे एक वेक्टर लिखा है 5 सॉरी ए कैप वेक्टर इज इक्वल टू 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप। तो ये हमारा वेक्टर क्या कहलाएगा, आर्थोगोनल वेक्टर होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों को इधर रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो हम मुझे यकीन है कि लगभग आपको समझ में आया होगा, ये सब डेफिनेशन आप समझ गए होंगे कि वेक्टर से रिलेटेड ये सब डेफिनेशन क्या कहते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताने वाले हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के बारे में कि कैसे हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं, क्योंकि एंगल फाइंड करना तो हमने ऑलरेडी आपको सिखा दिया था और बड़ा ही अच्छे से आप सीख गए थे। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है जिसमें हमने एंगल को फाइंड करना बताया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देर ना करते हुए जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलें और उस वीडियो को देखें। बड़ा ही बेहतर समझ में आएगा आपको कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो तब तक आप इसे नोट करें, फिर मैं इसे रब करता हूँ और बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर, विच इज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। सो गाइस, आइए देखते हैं कि कैसे हम दो वेक्टर का एडिशन फाइंड करते हैं। अगर सपोज कर लो कि यहाँ दो वेक्टर गिवन है, हमने माना कि ये पहला वेक्टर है वेक्टर ए और ये दूसरा वेक्टर गिवन है वेक्टर बी, और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल भी ऑलरेडी गिवन है। सपोज कर लो कि एंगल बिटवीन ए एंड बी दिया हुआ है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी दिया है इधर थीटा। ठीक है, एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना दिया, थीटा दिया है, और हमें फाइंड करना है कि इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा। तो हम बताएं आपको, इसे फाइंड करने के लिए हम टोटल दो मेथड का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला है ट्रायंगल लॉ। सबसे पहला कौन सा लॉ है, ट्रायंगल लॉ, और दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, पहला हमने बताया ट्रायंगल लॉ होता है और दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ। यदि सपोज कर लो कि वेक्टर की संख्या दो से अधिक हो, तो जैसे यहाँ पे दो वेक्टर गिवन है तो इनके लिए हम दो मेथड का इस्तेमाल करेंगे। पहला ट्रायंगल लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा पैरेललोग्राम लॉ का। दोनों में से कोई भी एक मेथड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लेकिन यदि यहाँ पे दो से अधिक वेक्टर गिवन हो और उसका रिजल्टेंट फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में हम पॉलीगॉन लॉ का इस्तेमाल करते हैं। लगभग समझ गए होंगे कि अगर दो से अधिक वेक्टर गिवन है तो वहाँ पर हम पॉलीगॉन लॉ का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि पॉलीगॉन लॉ क्या होता है। ठीक है, पॉलीगॉन लॉ क्या होता है अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पॉलीगॉन लॉ। ठीक है, अब ध्यान देंगे आप कि ट्रायंगल लॉ क्या है। ट्रायंगल लॉ को पहले समझ लीजिए। इससे रिलेटेड जो डेरिवेशन है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का, उस डेरिवेशन को मतलब रिजल्टेंट जो फाइंड किया गया है दो वेक्टर के बीच का, उस रिजल्टेंट का डेरिवेशन जो है वो मैं अपने अगले वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और हमारे वीडियो का कह सकते हो कि वो जो टाइमिंग है, टाइमिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में मैं आपको इस समझा सकूं कि कैसे हम लोग ट्रायंगल लॉ को फाइंड करेंगे, कैसे पैरेललोग्राम लॉ को अप्लाई करेंगे या कैसे पॉलीगॉन लॉ को अप्लाई करेंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो डेरिवेशंस हैं उन डेरिवेशन को हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस कराएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं ट्रायंगल लॉ क्या होता है। ट्रायंगल लॉ में देखो हम करते क्या हैं, किसी भी एक वेक्टर को फिक्स कर दो और दूसरे वेक्टर के टेल को इसके हेड पे लेके आ जाना है। जैसे हमारा वेक्टर ए था ये, ठीक है, वेक्टर ए कुछ ऐसा था, ये हो गया वेक्टर ए। हम क्या करेंगे, वेक्टर ए को यहीं रहने देते हैं, वेक्टर बी को पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट कर लेना है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान देना कि जब भी हम एक वेक्टर को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करते हैं तो पैरेलली शिफ्ट करते हैं, क्योंकि अगर पैरेलली या कोइनिशियली हम वेक्टर को आगे शिफ्ट करेंगे तो उसके वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। तो कह सकते हो कि इस वेक्टर को यानी वेक्टर बी को हम पैरेलली यहाँ पे ऐसे शिफ्ट कर लेते हैं, दिस इज वेक्टर बी। ठीक है, और फिर क्या करोगे, वेक्टर ए जो है वेक्टर ए से ऐसे एक
लाइन ड्रॉ करोगे, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ किया, या कह सकते हो एक रे ड्रॉ कर लिया हमने, और इसके इनिशियल पॉइंट से जो वेक्टर ए का इनिशियल पॉइंट है उससे रिजल्टेंट का भी ए पॉइंट ज्वाइन करना है, और जो वेक्टर बी है इसके टर्मिनल पॉइंट से इसके जो आर है रिजल्टेंट है इसके टर्मिनल पॉइंट को ज्वाइन करना है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, सिंपल सी बात है, रिजल्टेंट हम फाइंड कर रहे हैं। रिजल्टेंट का मतलब क्या हुआ, तुम ऐसे समझ लो कि जिसके पीछे कोई ना लगा हो, रिजल्ट वहीं पे मिलना है। अब आप खुद से सोचिए कि आपके एवरीडे लाइफ में आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, या ऐसे समझ लो कि आप किसी को पाना चाहते हैं, ठीक है ना, किसी को पाना चाहते हैं, उसके पीछे ऑलरेडी कोई लगा हुआ है, क्या आपको रिजल्ट मिलेगा? शायद रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है ना, रिजल्ट नहीं मिलेगा। वही कंडीशन यहाँ पर भी है कि अगर आप हमें रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें क्या ध्यान देना होगा कि किसी इसके पीछे कोई ना हो। कोई ना हो मतलब क्या, किसी का टर्मिनल पॉइंट इससे ना जुड़ा हो इसके पीछे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है, दोनों का इनिशियल पॉइंट जुड़ा हुआ है, और इसका टर्मिनल पॉइंट बी के टर्मिनल पॉइंट से जुड़ा हुआ है, तो हमने इसको कह दिया कि रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। वैसे ही यदि हम पैरेललोग्राम लॉ का यहाँ पे फाइंड करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ देखो क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ, इसमें हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए दो वेक्टर जो दिया हुआ था, ये वेक्टर ए है और दिस इज वेक्टर बी, ठीक है, तो इस वेक्टर को हम क्या करेंगे, जो वेक्टर बी है इसको पैरेलली ला के शिफ्ट करेंगे और टेल से टेल को मिलाएंगे। यहाँ पे जो हमारा पैरेललोग्राम लॉ है इसमें हम क्या करते हैं, टेल से टेल को मिलाते हैं। अभी यहाँ पर आप देख रहे थे कि हम क्या कर रहे थे, हेड से टेल को मिला रहे थे, एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर को टेल को मिलाया था और फिर हमने रिजल्टेंट निकाला। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के टेल को मिलाएंगे और यहाँ से डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा दिस विल बी द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, यानी कि कह सकते हो रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, तो लगभग आप समझ गए होंगे कि हम इन दोनों लॉस को कैसे अप्लाई करते हैं। पहला हमारा ट्रायंगल लॉ है, ट्रायंगल लॉ में हम क्या करेंगे कि एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को ज्वाइन करते हैं और कह सकते हो यहाँ टेल से टेल और हेड से हेड को मिला देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा रिजल्टेंट। ठीक है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, तो हमने क्या किया, दोनों के टेल से टेल को मिलाया और डायगोनल को ड्रॉ कर दिया, तो जो डायगोनल होगा इट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब यहाँ पे हम बताते हैं आपको पॉलीगॉन लॉ को कैसे अप्लाई करते हैं। सपोज कर लो कि कई सारे वेक्टर ऐसे गिवन है, मान लो वेक्टर ए है, इसको हमने मान लिया वेक्टर बी मान लिया, ठीक है, ये वेक्टर ए है, इसको हमने मान लिया वेक्टर सी, इसको हमने मान लिया वेक्टर डी। ठीक है, और हमें फाइंड करना है कि इसका रिजल्टेंट कितना होगा। तो सिंपली हम आपको बता दें क्योंकि पैरेलली या कोइनिशियली हम एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो पॉलीगॉन लॉ में क्या करना है, एक वेक्टर को ऐसे हमने फिक्स रहने दिया, वेक्टर ए को, वेक्टर बी के हेड को ला के इसके टेल से मिला दिया, ठीक है, सी के हेड को बी के टेल से मिला दिया, और कह सकते हो कि जो डी है डी के हेड को सी के टेल से मिला दिया। ठीक है, हमने बताया था कि जब भी तुम्हें रिजल्टेंट फाइंड करना हो, जब भी क्या फाइंड करना हो, रिजल्टेंट फाइंड करना हो, उस कंडीशन में टेल से टेल और हेड को हेड से मिला देंगे तो सिंपली हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा। यानी कि ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए रिजल्टेंट, तो कह सकते हो रिजल्टेंट, और इस रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, इस रिजल्टेंट की वैल्यू आनी चाहिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी आनी चाहिए। अब देखिए ये वैल्यू आएगा भी, कैसे आएगा इस चीज़ को समझाते हैं हम आपको। यहाँ पे पहले क्या करो, देख लो जरा, वेक्टर ए और बी के बीच का हम रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। अगर इन सारे वेक्टर को अगर आप हाइड करके देखें तो आपको दिखाई देगा कि वेक्टर ए है, ये है वेक्टर बी, इसके टेल से इसका हेड जुड़ा हुआ है, और हम देख रहे हैं कि टेल से टेल को मिलाया और हेड से हेड को मिलाया, तो हमारा रिजल्टेंट मिल गया R1। ठीक है ना, इसको क्या मिल गया हमने R1, और R1 बराबर होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सभी जानते हैं कि यदि ये सब नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं, R1 बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ये वेक्टर सी है, वेक्टर सी का हेड R1 के टेल से जुड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसके टेल से टेल को और हेड से हेड को मिला देते हैं। ऐसे कुछ इस पे में से मिला दिया हमने, देखिएगा इसको डॉटेड लाइन से हम मिलाएंगे। ऐसे आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूँ कि वेक्टर आर बराबर क्या होगा, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कैसे होगा ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे देख रहे हो वेक्टर R1 हो गया, इसके टेल से सी का हेड मिला हुआ है, मतलब रिजल्टेंट कौन हुआ, ये वाला हुआ, ये R2 क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। और अगर हम कहें कि इस R2 की वैल्यू कितनी होगी तो कह सकते हो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी R1 का वैल्यू है, यानी R1 प्लस सी, और R1 वैल्यू कितना है A प्लस बी, तो कह सकते हो क्या R2 इक्वल टू मिल जाएगा वेक्टर ए
प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी मिल गया, ठीक है। और ये जो रिजल्टेंट आपको दिखाई दे रहा है दिस इज फाइनल रिजल्टेंट आर, तो कह सकते हैं कि R2 प्लस डी आ जाएगा यहाँ पे रिजल्टेंट, और R इज इक्वल टू मिल जाएगा R2 प्लस डी, तो R2 का वैल्यू कितना A प्लस बी प्लस सी, यानी वेक्टर A प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। तो कह सकते हैं यहाँ पर रिजल्टेंट मिल जाएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, ठीक है। ऐसा हमने कैसे फाइंड किया एक बार जरा देख लीजिए। यहाँ पे R1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर बी, लगभग सभी को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखिए R1 बराबर क्या मिला वेक्टर A प्लस वेक्टर बी। वैसे अगर हम R2 की बात करें तो R2 इज इक्वल टू मिल जाएगा R1 प्लस, देखिए यहाँ पे क्या है R1 प्लस सी मिल जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे R1 प्लस सी। R1 का वैल्यू कितना है वेक्टर A प्लस वेक्टर बी, ये R1 का वैल्यू हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हो गया प्लस सी, तो ये मिल गया हमें रिजल्टेंट, सेकंड रिजल्टेंट मिल गया। वैसे ही अगर हमें फाइनल रिजल्टेंट फाइंड करना हो तो जो हमारा फाइनल रिजल्टेंट होगा, फाइनल रिजल्टेंट विल बी इक्वल्स टू R2 प्लस डी, R2 प्लस डी, तो यहाँ पे मिल जाएगा R2 का वैल्यू वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D। तो हमें फाइनल रिजल्टेंट मिल गया A प्लस B प्लस C प्लस D, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलीगॉन लॉ क्या होता है। तो हमारे टोटल 3 लॉज हमने बता दिए कि जब भी अगर 2 वेक्टर दिए होंगे तो 2 वेक्टर को ऐसा कह सकते हो कंबाइन करने के लिए या 2 वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम ट्रायंगल लॉ को अप्लाई करेंगे, और 2 वेक्टर अगर ऐसे गिवन हो तो उसी का अगर आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है तो क्या करेंगे पैरेललोग्राम लॉ का भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इन दोनों में से कोई भी एक लॉ आप अप्लाई कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और पॉलीगॉन लॉ को कब अप्लाई करेंगे, कभी भी अगर 2 से अधिक वेक्टर गिवन होंगे तो उस कंडीशन में हम पॉलीगॉन लॉ को अप्लाई करते हैं। तो यकीनन आपको आज का वीडियो बड़े ही अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं आपको उसका लिंक तुरंत मिल जाए। और इतनी रात को आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो एक लाइक तो बनता है यार, इस वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आप ऐसे ही लाइक और कमेंट करते रहेंगे, हमारे चैनल को शेयर करते रहेंगे, हम आपके लिए न्यू कंटेंट लेकर के आते रहेंगे दोस्तों। और हम आपको बता दें कि मैं अपने इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर के BSc तक के वीडियो को अपलोड करता हूँ फिजिक्स से रिलेटेड, और मैं बिल्कुल NCERT को फॉलो करते हुए एकदम सीक्वेंस वाइज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों से ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, ठीक है। तो तब तक के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।